मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड या तो यूनिट चल रही थी, इसके अंदर लास्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो पढ़ी थी सरफेस टेंशन, और आज जो अपन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैपिलरी। जो भी है 6 नंबर या 7 नंबर देख लेना। प्रॉपर्टी का नाम है कैपिलरिटी। देखो बच्चों, ये कैपिलरिटी है क्या? एक सिंपल सा कंसेप्ट है। When a small tube diameter glass tube is inserted in liquid, then there is two phenomena. The liquid may be rise in the glass tube or may be fall in the glass tube. This whole phenomena is known as capillarity. तो समझ में नहीं आया होगा, दोबारा बता दो कि अगर आप एक कोई स्मॉल ट्यूब ले लेते हो, स्मॉल ट्यूब का मतलब बच्चों ऐसी ट्यूब जिसका डायमीटर 1 से लेकर 10 mm के बीच है ना। डायमीटर क्या रहना चाहिए? उसका कम रहना चाहिए। अगर ऐसी ट्यूब आप लेते हो और उसी किसी लिक्विड के अंदर इंसर्ट करते हो तो होता क्या है, या तो वो लिक्विड है उस ट्यूब के अंदर क्या हो जाएगा, राइज करेगा, या उस लिक्विड है उस ट्यूब के अंदर क्या करेगा, फॉल करेगा। जो राइज करता है उसको अपन बोलते हैं कैपिलरिटी राइज, जो फॉल करता है उसको बोलते हैं अपन कैपिलरिटी फॉल। और इस फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिलरिटी बोलते हैं। और जिस ट्यूब को अपन काम में लेते हैं जिसके अंदर अपने को कैपिलरिटी फिनोमिना देखने को मिलता है, इस ट्यूब को बोला जाता है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी, ठीक है। आपको कंसेप्ट समझ में आया कि आपने एक ग्लास ट्यूब ली जिसका डायमीटर 1 से लेकर 10 mm के बीच में था, उससे कम था, तो उसको आपने जैसे ही लिक्विड के अंदर इंसर्ट किया तो हुआ क्या, या तो कैपिलरिटी राइज हुआ या कैपिलरिटी फॉल हुआ। इस फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं? कैपिलरिटी बोलते हैं। अब देखो, कब ये राइज होगा और कब फॉल होगा, वो दोनों कंडीशन अपन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कैपिलरिटी राइज। आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर कोई लिक्विड फिल किया हुआ है। अभी मुझे पता नहीं है लिक्विड कौन सा है। ये मैंने क्या किया, ग्लास ट्यूब, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, जैसे ही मैंने इस ग्लास ट्यूब ली तो इस ग्लास ट्यूब के अंदर कैपिलरिटी क्या हुआ, राइज होने लगी, ठीक है। अगर कैपिलरिटी राइज मुझे देखने को मिला, अब ये कैपिलरिटी राइज हुआ कैसे, अपने को ये देखना है ये कैपिलरिटी राइज हुआ कैसे, या कैपिलरिटी राइज कब होगा, क्या क्या कंडीशन होगी ये राइज होने में। आपको पता तो चल रहा है कि अगर मैं बात करूं तो लिक्विड का जो लेवल है इस कंटेनर के अंदर वो हम कितना रहना चाहिए था, इतना लेवल रहना चाहिए, लेकिन इसका लेवल क्या हुआ है, इसके अंदर इंक्रीज हुआ है। तो ऐसा कोई ना कोई फोर्स तो होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा उस लिक्विड को ऊपर की तरफ ले जाने में। इस ग्लास ट्यूब के अंदर कोई ना कोई फोर्स ऐसा होगा। अब वो फोर्स कौन सा होता है रिस्पॉन्सिबल, वो आपको पता है। अपन लास्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो थी सरफेस टेंशन। तो बच्चों, एक सरफेस टेंशन फोर्स होता है सिग्मा। वो सिग्मा फोर्स क्या करेगा, देखो अगर ऐसे कुछ भी चीज़ है उसको मैं ऐसे दोनों तरफ से खींच के ऊपर ले जाने की कोशिश करूँ, जितनी भी सरफेस है वहाँ से क्या होगा, तो सिग्मा होगा, वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, उसको ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, है ना। इसकी वजह से कैपिलरिटी क्या हुआ, राइज। अब कौन कौन से फिनोमिना या कौन कौन सी कंडीशन होगी जिसकी वजह से अपन बोल सकते हैं कि कैपिलरिटी राइज आपको देखने को मिलता है। तो मैं कंडीशन की बात करता हूँ बच्चों। सबसे पहली कंडीशन, देखो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक बताया था एडिशन और एक बताया था कोहेशन। एडिशन बताया था कि जो डिफरेंट मटेरियल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको अपन बोलते हैं एडिशन, और अगर सेम मटेरियल के बीच में फोर्स ऑफ या सेम लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उनको अपन कोहेशन बोलते हैं। तो बच्चों, अगर कोहेशन ज़्यादा होता है तो आपने देखा था अगर कोहेशन होता था तो नॉन वेटिंग ऑफ फ्लूइड होता था,
है ना। फ्लूइड नॉन इस ग्लास ट्यूब को वेट नहीं करता था, और अगर एडिशन की वैल्यू ज़्यादा होती थी तो उस आपको ऐसी सरफेस दिखती थी, है ना। इसका मतलब जो ग्लास ट्यूब के ऊपर वो लिक्विड है वो एडेसिव होगा, वो उसके ऊपर धीरे धीरे करके वो ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। तो अगर एडिशन की वैल्यू ग्रेटर देन हो किससे, कोहेशन से, तो क्या होगा, कैपिलैरिटी राइज होगा। आपसे शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है कि राइट शॉर्ट नोट और कैपिलैरिटी राइज, है ना। तो आपको एक कंडीशन लिखनी होती है। तो एडिशन है वो ग्रेटर देन क्या होगा, कोहेशन। और आपको पता है अगर एडिशन जहाँ पे ज़्यादा होगा, अगर आपको पता है एडिशन अगर ज़्यादा होता है, एडिशन ज़्यादा होने का मतलब वहाँ पे वेटिंग ऑफ वेटिंग ऑफ ग्लास सरफेस टेक्स प्लेस। तो आपको पता होगा कि ग्लास ट्यूब क्या हो जाएगी, वेट हो जाएगी। आप देख सकते हो नॉर्मल यहाँ तक रहना चाहिए, यहाँ तक ट्यूब ऊपर तक जा रहा है, इसका मतलब इस ग्लास ट्यूब और इस वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तभी ये लिक्विड इसके पास तक जा रहा है। अगर कंडीशन नंबर थर्ड की बात की जाए तो थर्ड आपको पता होगा। अब इस केस में आप देखो कि कॉन्टैक्ट एंगल बच्चों कौन सा होता है। ये जो एंगल है, ये एंगल देखो आप, ये एंगल कितना है, मान लो थीटा। कॉन्टैक्ट एंगल थीटा की बात करता हूँ, ये थीटा हमेशा लेस देन पाई बाई 2। किस केस में, वेटिंग ऑफ ट्यूब या कैपिलैरिटी राइज के केस में आप देख सकते हो कुछ ऐसी सरफेस बन रही है। ऐसी सरफेस की बात करूँ तो ये ग्लास ट्यूब थी, ठीक है। और यहाँ से अगर ये डायग्राम की बात करूँ तो ये वाला एंगल देखो, ये क्या है, लेस देन 90 डिग्री, है ना। तो थीटा की वैल्यू है वो लेस देन कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। अगर फोर्थ कंडीशन की बात की जाए तो बच्चों यहाँ पे सरफेस देखो कैसी बन रही है, कैपिलैरिटी राइज में सरफेस देखो ऐसी सरफेस बन रही है। और दो चीज़ें होती है, एक होती है कॉन्वेक्स, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा लेंस के चैप्टर में, है ना। जो लेंस के चैप्टर में या मिरर में आपने पढ़ा होगा, दो टाइप के लेंस आपने देखोगे, एक पढ़ा होगा कॉन्वेक्स, एक पढ़ा होगा कॉनकेव, है ना। तो ऐसी सरफेस बन रही है, इसका मतलब ये ऐसी सरफेस है कॉनकेव सरफेस। तो ये सरफेस कौन सी है, कॉनकेव। अगर फिफ्थ नंबर की बात की जाए तो ये ऐसा जो फिनोमिना है कैपिलैरिटी राइज आपको कहाँ दिखता है, तो ये दिखता है वाटर इन ग्लास ट्यूब। अगर कंटेनर के अंदर वाटर हो और आप ग्लास ट्यूब का यूज करते हो तो वहाँ पे आपको कैपिलैरिटी राइज का फिनोमिना देखने को मिलता है। तो ये बच्चों अगर आप कैपिलैरिटी राइज आपके आता है एग्जाम में तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होगी, है ना। अगर ये मान लो ये फ्लूइड यहाँ तक गया है h हाइट तक, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, कैपिलैरिटी राइज। कितना राइज हुआ है, तो h हाइट तक राइज हुआ, है ना। और कई बार आपसे देखो जब भी आप डायग्राम बनाओ, अगर ऐसा आपके पास डायग्राम है तो ये जो लेवल है इसका मिनिमम पॉइंट होगा, इस लेवल को अपन बोलते हैं लेवल ऑफ मेनिस्कस। क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ मेनिस्कस, ठीक है। तो ये कैपिलैरिटी राइज के केस में आपको कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी थी, है ना। ये समझनी है, याद रखनी, मतलब अगर आप समझोगे तो इस चीज़ आपको वैसे ही याद हो जाएगी, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कैपिलैरिटी फोर्स। देखो बच्चों अगर फूल के केस में बात की जाए, ये आपके पास कंटेनर है, इसके अंदर कोई लिक्विड आपने फिल कर रखा है, और ये आपके पास क्या है, ग्लास ट्यूब है। ये ग्लास ट्यूब है और लिक्विड मान लो यहाँ तक इसके अंदर फिल किया। अगर कैपिलैरिटी को मैं कंसीडर नहीं करता तो यहाँ पे लिक्विड कहाँ तक, यहाँ तक इसके अंदर फिल होना था, लेकिन आपको यहाँ तक लिक्विड फिल ना होने की बजाय लिक्विड आपका यहाँ तक फिल। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, कैपिलैरिटी फॉल हुआ है। तो फॉल हुआ कितना है वो देखते हैं। मान लो कितना h, ये कैपिलैरिटी फॉल हुआ है। अब देखो बच्चों कैपिलैरिटी अगर फॉल की बात की जाए इसके लिए क्या क्या कंडीशन रहती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो कंडीशन की बात करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है कैपिलैरिटी फॉल की। तो सबसे पहली कंडीशन आपकी बार आप बच्चों देख सकते हो कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है इस सरफेस के पास नहीं आ रही,
इसका मतलब इन वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है। अगर इन मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब किसकी वैल्यू ज़्यादा है? कोहेशन की वैल्यू ज़्यादा है। कोहेशन इज मच ग्रेटर देन एडिशन। And you know when the cohesion is much greater than addition, then non-wetting of glass surface. Okay, and the condition, third condition is theta is greater than pi by 2. देखो कैसे अपन बोल सकते हैं कि थीटा ग्रेटर देन पाई बाई 2 होगा? अगर ये आपके पास सरफेस है ऐसे, ये यहाँ पे सिग्मा लग रहा है, ठीक है, तो अगर इस एंगल की बात करूँ तो ये एंगल थीटा है, थीटा आप खुद देख सकते हो एंगल कितना है, ये थीटा ग्रेटर देन आपको क्या मिलेगा? पाई बाई 2 मिलेगा। और अब की बार एक एंगल को और कंसीडर कर रहे हैं, उस एंगल को बोलते हैं अपन एल्फा। जो एल्फा है वो है 180 माइनस, ये मैं जब डेरिवेशन करूँगा तब आपको यूज में लेना है इसका, है ना। तो थीटा क्या है? ग्रेटर देन पाई बाई 2 होगा। अगर थीटा ग्रेटर देन पाई बाई 2 है बच्चों, उसके बाद आप ये बताओ कि सरफेस कैसी बनती है? सरफेस देखो, ऐसी सरफेस बन रही है, और ऐसी सरफेस कब बनती है? ऐसी सरफेस देखो, ऐसी सरफेस मतलब एक ऐसी सरफेस है कॉन्वेक्स, है ना। तो ये सरफेस आपके पास है कॉन्वेक्स सरफेस। और कंडीशन 5 नंबर 5 की अगर बात करें तो ऐसा अपने को कहाँ देखने को मिलता है? Hg इन क्लास में। Hg आप जानते हो Hg क्या होता है? मर्करी इन क्लास में। तो ये है बच्चों की क्लैरिटी। तो आपको बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा कि राइज कब होता है और फॉल कब होता है, और कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है, वहाँ पे किस किस कंडीशन को फॉलो करते हैं, तब वहाँ पे क्लैरिटी फॉल राइज आपने को देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब ऐसी सरफेस बन रही थी, ऐसी सरफेस बन रही थी ये वाली, तो इसको अपन ने क्या बोला था? लेवल ऑफ मिनिस्किस। लेकिन जब अगर कॉन्वेक्स सरफेस बनती है, अगर कॉन्वेक्स सरफेस बनती है, अगर मैं बोलूँ कि ये सरफेस बनी है कॉन्वेक्स सरफेस, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपेक्स ऑफ मिनिस्किस। दोनों चीजें आपको कई बार क्या होता है कि आपसे डायग्राम बनवा कर पूछ लिया जाता है कि इस डायग्राम में जो चीजें आपको पता है वो आप बताओ कि इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, है ना। तो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? अपेक्स ऑफ मिनिस्कस, उसको बोलते हैं लेवल ऑफ मिनिस्कस, ठीक है। तो अब ये तो हुआ केवल थ्योरेटिकल वाला पार्ट। अभी अपन ने ये देखा है कि कैपिलरिटी है क्या, और कैपिलरिटी राइज हो सकता है और फॉल हो सकता है, दोनों कंडीशन अपने देख ली। लेकिन अभी आपसे पूछा जाए कि एक ट्री है और उसके अंदर आपको पता है ट्री के अंदर होगा जो वाटर है वो कैपिलरिटी ट्यूब के थ्रू ही आता है ना। तो अगर उसके जो भी लीव्स वगैरह है ना, उसके अंदर अगर वाटर वहाँ तक जा रहा है तो उस केस में आप हाइट बताओ कितनी हाइट तक वाटर जाएगा। अगर आपको सारी कंडीशन दे दे, आपको सरफेस टेंशन की वैल्यू दे दे, तो आपको अभी तक कोई फॉर्मूला अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। इसका मतलब अभी तक आपने एनालिटिकल तरीके से इस कैपिलरिटी को नहीं देखा है। तो अभी अपन देखते हैं, एनालिसिस करते हैं किसका? कैपिलरिटी का। दोनों का करेंगे अपन। सबसे पहले एनालिसिस हो कैपिलरिटी राइज। तो सबसे पहले एनालिसिस करते हैं कैपिलरिटी राइज, ठीक है। देखो कैपिलरिटी राइज में कुछ ऐसी कंडीशन थी, डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देखो जितनी बड़ी ये ट्यूब यहाँ पे दिख रही है, इतनी बड़ी ट्यूब कभी भी नहीं होती है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के हिसाब से मैं इतनी बड़ी ट्यूब बना रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्यूब इतनी बड़ी होगी। जब भी आप एग्जाम में बनाओ, आप छोटी इस ट्यूब को बनाना, तो मैं थोड़ा सा मान लो ये राइज कितना हुआ इसमें? एच राइज, ठीक है। कैपिलरिटी राइज कुछ कितना राइज है। अब आप सरफेस देख रहे हो, कुछ ऐसी सरफेस है इसके अंदर। अगर इसका मैं क्रॉस सेक्शन देखूं, ये वाला, तो आपको बताया था मैंने कि इस डायरेक्शन में क्या होता है,
इस डायरेक्शन में क्या लगता है सिग्मा। सिग्मा क्या सरफेस टेंशन, क्योंकि आपको पता है वो अगर उस ग्लास ट्यूब की बात करेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा, वैसे सिलेंड्रिकल है लेकिन उसका ऐसे मैं सामने से देखूंगा तो क्या होगा सर्कल होगा। तो सर्कल होगा तो उसकी पेरीफेरी पे हर डायरेक्शन पेरीफेरी पे अपवर्ड डायरेक्शन में सिग्मा लगेगा। अगर सिग्मा लगेगा तो आपको पता होगा जब भी कोई एंगल के ऊपर फोर्स लगता है ना, जैसे इसमें एंगल कितना है, ये थीटा एंगल है, ठीक है, तो ये एंगल भी कितना होगा। तो जैसे ही अगर कोई भी एंगल पे रहता है तो अपन आपने 11th क्लास में या 12th क्लास में रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स पढ़ा होगा, है ना। तो अपन फोर्स को रिजोल्व करते थे। रिजोल्व करने का मतलब अपन चाहते हैं कि अपन कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन एक्स या वाई डायरेक्शन में उस फोर्स को रिजोल्व कर लें, है ना। तो अगर इस डायरेक्शन की बात करूँगा मैं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा सिग्मा कोस थीटा। अगर सिग्मा ये सॉरी फोर्स नहीं है सरफेस टेंशन है, फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स ये तो सरफेस टेंशन है। और फोर्स क्या होता है सरफेस टेंशन फोर्स, आपको मैंने बताया था सरफेस टेंशन फोर्स क्या होता है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो वहाँ पे क्या आएगा सरफेस टेंशन फोर्स आ जाएगा। तो अगर इसको पाई डी से मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि इसकी पेरीफेरी कितनी होगी 2 पाई आर या पाई डी, तो पाई डी से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो इतना सरफेस टेंशन फोर्स मिलेगा। अब बच्चों आपको पता होगा कि अगर सरफेस टेंशन फोर्स इस लिक्विड को ऊपर की तरफ ले जा सकता है तो एक फोर्स ऐसा भी होता है जिसकी वजह से वो लिक्विड नीचे की आने की तरफ कोशिश करेगा। वो फोर्स यूनिवर्सल फोर्स आपको पता है कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। क्योंकि आप सरफेस टेंशन फोर्स को अगर बहुत सारी चीज़ें आप अगर डेरिवेशन करोगे तो सरफेस टेंशन फोर्स को आप नेग्लेक्ट भी कर देते हो, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं किया जाता क्योंकि ये बड़ा फोर्स है। ऐसा नहीं है कि जैसे सरफेस टेंशन फोर्स की मैं बात करता हूँ तो वाटर के केस में 0.073 न्यूटन पर मीटर इतना सरफेस टेंशन लगता है ना, तो आप देख सकते हो। तो इतना कम सरफेस टेंशन है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स उसके वेट के अगर बात किया जाए, अगर वेट मान लो 1 kg है तो उसको 9.81 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना न्यूटन फोर्स लगेगा, है ना। तो 9.81 न्यूटन ये कम नहीं है, कहाँ 9.81 न्यूटन और कहाँ 0.03 आप देख सकते हो। तो एक फोर्स ऐसा होगा, तो ये फोर्स कौन सा है, ये है सरफेस टेंशन फोर्स, कितना सिग्मा कोस थीटा पाई। अब एक फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड इन क्यूब। वेट आप देखो क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका वेट कितना है, वेट मान लो mg और मास कैसे लिख सकते हैं अपन, रो इंटू v इंटू जी, ठीक है। रो v g, क्योंकि डेंसिटी रो इक्वल्स टू क्या होता है मास पर वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू रो इंटू v हो जाएगा। तो रो हो गया, वॉल्यूम कितना होता है पाई d स्क्वायर बाई 4, ये एरिया और हाइट कितनी है h इंटू। आपको समझ में आया तो वेट कैसे निकालते हैं, वेट आप इजीली मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मास होता है रो इंटू v इंटू जी, और रो की जगह रो, वॉल्यूम की जगह मैंने क्या लिख दिया एरिया इंटू हाइट, ई वॉल्यूम है, और इंटू जी, ठीक है। तो ये आपके पास, अब देखो एक फोर्स सरफेस टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो वेट है उसका वो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर बाद अगर एक चीज ऊपर की तरफ पुल करेगी, एक तरफ नीचे की तरफ पुश कर रही है, इसका मतलब थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम आएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो कैपिलरी राइज होता ही जाएगा, कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम कंडीशन तो आएगी। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी तो वहाँ पे ये दोनों फोर्स बच्चों क्या होना चाहिए, दोनों फोर्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर यहाँ पे ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे तो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात की जाए तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दोनों फोर्स कौन कौन से, एक फोर्स आपका ये वाला सिग्मा कोस थीटा इंटू पाई डी किसके इक्वल होगा, रो इंटू पाई डी स्क्वायर बाई 4। आप स्मॉल भी ले सकते हो, कैपिटल डी भी ले सकते हो, कुछ भी वो जो आप नोटेशन स्टार्ट में यूज कर लेते हो उसको उसी को आप लेते रहना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप स्मॉल और कैपिटल में कंफ्यूज मत हो जाना। तो अगर पाई से पाई आप इक्वल है तो पाई से पाई कैंसिल, एक डी से एक डी कैंसिल, ठीक है। इस 4 को इधर की तरफ लेके आ जाओ, 4 सिग्मा कोस थीटा रो जी डी को नीचे लेके आ जाओ,
तो इधर क्या बचा, केवल H बचा। तो बच्चों यही क्या है, कैपिलैरिटी राइज है। ये H के आपके पास, तो आपके पास फॉर्मूला आ गया H इक्वल्स टू 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी। तो आपको पता है यहाँ पे सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन, थीटा आपको पता है एंगल, रो क्या है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो ग्लास ट्यूब के अंदर फ्लूइड है उसकी, जी क्या है ग्रेविटेशनल एक्सलेशन, डी क्या है डायमीटर ऑफ ग्लास ट्यूब। तो जब भी आप फॉर्मूला ऐसे लिखो तो साथ में आप लिख सकते हो कि ये सारी चीज़ें आप क्या है, तो जो एग्जामिनर है वो कंफ्यूज नहीं होगा कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, तो ये था कैपिलैरिटी राइज। अब आपको जैसे ये सारी वैल्यू गिवन, रो आपको गिवन होगा, जो भी लिक्विड देगा उसका, जैसे वाटर है तो 1000 है, अगर और उसके लिए है तो 13600 रहता है। मरकरी के लिए दो ही केस रहते हैं, ज़्यादातर नहीं रहते। सिग्मा सरफेस टेंशन वाटर के केस में 0.073 होता है। कोस थीटा आपको गिवन होगा और जी की वैल्यू आपको पता है 9.81, और डी आपको डायमीटर दे देगा, है ना। जिस भी पॉइंट जो भी आपने दे, इन केस में दे, सीजीएस में दे, आप उसे कन्वर्ट करके यूनिट कोशिश करना कि यूनिट जब भी आप गिवन डाटा लिखो उसके साथ ही आप यूनिट सही से लिख देना। जो भी आपको इन केस में यूज करो तो इन केस में, सीजीएस में जो भी यूज करो उसमें आप पुट कर देना। अब अपन आगे देखते हैं एनालिसिस फॉर कैपिलैरिटी 4। तो अब की बात इसके लिए करने पर तो अगर होल के लिए बात की जाए तो सेम वैसा ही होगा, बस चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। अब की बार सरफेस कुछ ऐसी बनेगी, एंगल आपको पता है थीटा, तब की बार सिग्मा क्या होगा इस डायरेक्शन में, सिग्मा इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा। अब इस एंगल की बात करूं तो ये क्या होगा, एल्फा एंगल है। एल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करूँ तो सिग्मा कोस एल्फा और पाई, ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है जो उसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऊपर ले जाने की कोशिश आपको पता होगा कि जैसे जैसे ये इसकी वजह से नीचे की तरफ सरफेस टेंशन फोर्स इसको नीचे लेके जा रहा है। तो अगर कोई उसको नीचे की तरफ पुश करेगा तो एक वाटर जो भी है या कोई भी लिक्विड है वो एक अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर फोर्स अप्लाई करेगा। तो प्रेशर फोर्स की वजह से क्या होगा, तो सरफेस टेंशन फोर्स हो गया सिग्मा कोस अल्फा इनटू पाई डी, और जो प्रेशर फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि देखो आप इसे आपसे नीचे प्रेस कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आपकी जो कंटेनर है तो ग्लास ट्यूब के अंदर कोई चीज ग्लास ट्यूब से बाहर लिक्विड जा, आप उसे नीचे प्रेस कर रहे हो तो इसका प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो जो प्रेशर फोर्स कितना लगेगा वो होता है P इंटू एरिया। प्रेशर आपको पता होता है रो जी एच, और एरिया क्या है पाई डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो अब ये दोनों फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो सिग्मा कोस अल्फा इनटू पाई डी इक्वल्स टू रो जी एच इनटू पाई डी स्क्वायर बाई 4। आप इसे जैसे ही पाई से क्या हो गया, पाई कैंसिल, एक डी से एक डी कैंसिल हो गया, तो ये 4 इधर की साइड आ गया। ठीक है, तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा एच इक्वल्स टू 4 सिग्मा कोस अल्फा अपॉन रो जी डी। बस पिछली बार जो थीटा था, आपकी बार क्या हो गया अल्फा हो गया, और अल्फा कौन सा है वो भी आपको पता है। अल्फा किस एंगल को लिया मैंने, अल्फा ये वाला है, अल्फा इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा। तो न्यूमेरिकल में आपको ध्यान से देखना है कि कितना होना चाहिए, क्या वैल्यू होनी चाहिए इसकी। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया कैपिलैरिटी 4 का फॉर्मूला। ठीक है, अगर वाटर सरफेस के लिए मैंने सरफेस टेंशन आपको बता दी थी 0.073, और अगर प्योर वाटर है तो उसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी रहती है, 0 रहती है। और अगर मरकरी की बात करूं, मरकरी है अगर क्लीन ग्लास है तो उस केस में थीटा की वैल्यू रहती है 130। और प्योर वाटर और क्लीन ग्लास है उस केस में थीटा कितना रहता है 0, है ना। कई बार आपको देखो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, या आपको कई बार ऐसा भी होता है कि आपको वैल्यू देगा नहीं, वो ऐसा दे देगा कि प्योर वाटर है तो उस कंडीशन में आप वैल्यू, तो आप सिंपल सा थीटा था तो पहले वाले फॉर्मूले में h इक्वल्स टू
4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी आया था, वहाँ पे थीटा की वैल्यू आप कितना मानो, 0 मानो, क्योंकि आपको प्योर वाटर दे रहा है। ठीक है, तो अगर HG दे दे और क्लीन ग्लास ट्यूब दे दे तो उस केस में थीटा अगर गिवन है तो आप वही थीटा यूज करोगे, और अगर आपको गिवन नहीं है, ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपको गिवन ही नहीं दिया, कुछ बताया नहीं है थीटा के बारे में, तो आप स्टैंडर्ड जो वैल्यू है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपने कैपिलरिटी 4 और राइज था, तो दोनों केस अपन ने कंप्लीट कर लिए, थ्योरी भी पढ़ी उसके बाद। अब नेक्स्ट जो भी होगा उसमें अपन क्या करेंगे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे 1-2। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।